सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो और इसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिवाइज करने वाले हैं, जो कि जेई और नीट के सारे फॉर्मूलेस होने वाले हैं। ठीक है, तुम्हारे बोर्ड्स में भी ये काम आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज, अगर चार्ज जो है अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अपन क्या पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। और अगर उस चार्ज का जो वेलोसिटी है वो अगर वेरिएबल है तो ये सब आ जाता है अपना मैग्नेटिज्म की तरफ। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कब पढ़ना है, जब सिर्फ चार्ज कांस्टेंटली वेलोसिटी से चल रहा होगा। ठीक है, तब अब बात करते हैं करंट की। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस रेट से चार्ज जो है बह रहा है उसका जो मेजरमेंट है उसको क्या बोलते हैं, करंट। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज Q/T। अब एक एवरेज टाइम के लिए, मतलब एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल से, जैसे 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में मेरा एवरेज करंट कितना है, तो वो ऐसे निकलता है डेल्टा Q/Δt। और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हो जाता है dQ/dt। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि अगर कंडक्टर रहता है, एक कंडक्टर रहता है, मान लेते हैं उसको करंट दिए। अब करंट दिए तो क्या होता है कि करंट के उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दौड़ने लग जाता है। हाँ, तो क्या वो टकराने भी लग जाता है, हाँ बिल्कुल, एक दूसरे से टकराने लग जाता है। जब वो एक कोलिजन के बीच में जो वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन का रहता है वो वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ई टाउ बाय एम। माइनस ई क्या है, चार्ज, ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब जो दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है छोटा सा वो वाला टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, और एम है मास। ठीक है, फिर आता है थर्मल वेलोसिटी, कि अगर उस कंडक्टर को गर्म किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है किस वेलोसिटी से दौड़ेंगे, तो वो बेसिकली ये वाली वेलोसिटी रहती है, इसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। √3 kB/m। kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, M क्या है, मास। ठीक है, अब करंट की बात करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ उसका रिलेशन देखते हैं। करंट क्या चीज़ है, करंट है I = VD, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ENA। E क्या है, चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A क्या है, एरिया। तो I = VENA, वीना की तरह याद कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये है रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होता है, बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया को अपन क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो जितना करंट फ्लो हो रहा है एक यूनिट एरिया में या फिर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, उस करंट को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। ठीक है, अब J = I/A होता है, या फिर I = JA cos थीटा भी बोल सकते हैं, या फिर J.A भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरा जो करंट है वो मतलब कांस्टेंट टाइप का नहीं है, चेंज होते जा रहा है, तो वहाँ पे अगर मेरे को निकालना है तो I = J.ds करते हैं अपन। ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बेसिकली प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की। ठीक, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। V क्या है, पोटेंशियल, I क्या है, करंट। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज ρL/A। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी में, दैट इज ML। M क्या है, मास, L क्या है, लेंथ, अपॉन NE² टाउ A। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, और A है एरिया। तो A ये रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया यहाँ से। ठीक है, ठीक है। अब रो क्या है, रो जो है मेरा ये वाली चीज़ है, इसको बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, रो को क्या बोलते हैं अपन, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी रो = M/NE² टाउ। कैसे आया, ρL/A इधर लिखा है, ML/A और ये नीचे NE² टाउ। तो M/NE² टाउ जो है रो के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, अब अलग अलग स्ट्रक्चर्स में से अगर करंट पास कराता हूँ तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, ये बड़ा सिलेंडर है जिसका रेडियस है R2, और उसके अंदर छोटा सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस है R1। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R = क्या हो जाएगा, ρL/A होता है। अब A की जगह क्या लेंगे, πr2² माइनस R1 का स्क्वायर। R2 क्या है, बड़ा, R1 क्या है, छोटा। ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं कुछ ऐसा टाइप का वायर है जिसका इधर का रेडियस B है, इधर का रेडियस A है, और A जो है B से बड़ा है, तो क्या होगा, ρL/πAB हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। ठीक ठीक।
अब जे की बात करते हैं, दैट इज करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है। अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा जो है कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, और कंडक्टिविटी क्या है? ये जो है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। सो जे इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई हो जाता है यहाँ पे। ठीक ठीक। अब इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इन सब पे क्या असर पड़ने वाला है उन सबको देखते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। सबसे पहले कंडक्टर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, तो उनके बीच का रिलैक्सेशन टाइम भी इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया, एन तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन आर कम हो जाएगा, और आर कम होने के कारण से रो भी कम हो जाएगा। ये सेमीकंडक्टर्स में होता है। ठीक है, ये कंडक्टर्स में तो देखो, टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस बढ़ा पहले में कंडक्टर में, टेम्परेचर इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस घटा इसमें। और एलॉय के लिए अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो एन इंक्रीज होगा, टाउ डिक्रीज होगा, लेकिन आर चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ एलॉय में होता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो अगर तीनों के बीच का ग्राफ बनाऊंगा तो आर और टी में, तो सबसे पहला ग्राफ आएगा कंडक्टर का, जो कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आर बढ़ा, तो ये पहला ग्राफ 1। अब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आर डिक्रीज हुआ, तो ये दूसरा ग्राफ 2। और तीसरा एलॉय बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, तो ये तीसरा ग्राफ एलॉय का। ठीक है, अब जो है मैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताने वाला हूँ। तो क्या होता है ये, डी आर को अगर इंटीग्रेट करूंगा, दैट इज अल्फा आर नॉट डी टी के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन निकल के आता है, आर फाइनल, आर इनिशियल और टेम्परेचर फाइनल, टेम्परेचर इनिशियल के बीच में। ठीक है, जो कि ये रिलेशन है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज की। अगर मान लेते हैं सीरीज रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, R2, R3 ऐसे करके लाइन से, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालूंगा तो वो डायरेक्ट सम हो जाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 के, और पैरेलल में लगे हैं R1, R2, R3, तो क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है मैं आगे की बात करता हूँ। ठीक है, तो अब जो है अपन आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी ईएमएफ की। तो ईएमएफ क्या है, ये बेसिकली वोल्टेज की जैसा ही चीज रहता है, लेकिन बट द थिंग इज कि वोल्टेज जो है वो एक्चुअल चीज रहती है जो देती है, और ईएमएफ जो है वो दिखाने का रहता है। जैसे बैटरी का, किसी बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं 9 वोल्ट दिया होगा, लेकिन अगर तुम लोग बल्ब वगैरह लगाओगे तो वो सिर्फ 6 वोल्ट का ही काम करेगा, बाकी 3 वोल्ट उससे कहीं और चला जाएगा। दैट इज वो 3 वोल्ट एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, वो खा जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ जो है दिखाने वाला वोल्टेज रहता है, और जो वी वोल्टेज रहता है ना, वो जो है एक्चुअल जो काम हो रहा है वही वाला वोल्टेज दिखाता है। ठीक है, तो ईएमएफ जो है ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको W/Q इसका फॉर्मूला होता है, और वोल्टेज और ईएमएफ का कुछ ऐसा रिलेशन रहता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। आर क्या है, छोटा वाला रेजिस्टेंस, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और V क्या है, एक्चुअल पोटेंशियल, E क्या है, ईएमएफ। ठीक है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, अब किरचॉफ्स लॉ क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स के 2 रूल होते हैं। सबसे पहला, अगर 4 जो वायर है अगर एक साथ जुड़े, 4 या 5 या 6 जितने भी है, तो जितने करंट अंदर आ रहे हैं किसकी तरफ, इस जंक्शन की तरफ। ठीक है, इसको जंक्शन बोलते हैं जहां वायर्स मीट करते हैं। तो जितने करंट अंदर आ रहे हैं जंक्शन की तरफ, वो किसके इक्वल होगा, उसका सम किसके इक्वल होगा, जितने करंट जा रहे हैं जंक्शन से दूर। तो जैसे I1 और I2 जो है वो जंक्शन की तरफ आ रहा है, लेकिन I3 और I4 जो है जंक्शन से दूर जा रहा है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है लूप लॉ। लूप लॉ क्या बोलता है कि जो एल्जेब्रिक सम है पोटेंशियल का किसके अराउंड, एक क्लोज्ड वायर के अराउंड। हम हमेशा याद रखना क्लोज्ड लूप चाहिए ही चाहिए अगर ये लूप लॉ लगाना है। तो अगर एक क्लोज्ड लूप है, उसमें जो पोटेंशियल है सबका ऐड करते जाऊं मैं, तो उन सब का जो एडिशन है वो इक्वल टू 0 आएगा। ये कौन बोलता है, किरचॉफ्स का सेकंड रूल। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, या डायरेक्शन कैसे लेना है। तो जैसे अगर अपन लूप का डायरेक्शन इधर लिया और करंट का डायरेक्शन इधर है तो पॉजिटिव आएगा, लूप का डायरेक्शन इधर है, करंट का भी डायरेक्शन इधर है तो नेगेटिव आएगा। लूप का डायरेक्शन इधर है लेकिन बैटरी का पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर है, तो इसका करंट इधर फ्लो होगा। ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा। और लूप का डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि करंट इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है।
अब बात करते हैं कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर की। तो रजिस्टर्स में कलर कोडिंग की जाती है क्योंकि रजिस्टर इतना छोटा होता है उसमें नंबर अपन लिख नहीं सकते इसके कारण, ठीक है। तो सबसे पहले कलर कोडिंग का ये ट्रिक रहता है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो बी से क्या आता है ब्लैक, फिर दूसरे बी से ब्राउन, और ये 0 से चालू होता है काउंटिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, ठीक है। तो बी रॉय में ROY, तो बी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ऑफ को नहीं लेना है तो उसमें रेड मार दे रहा हूँ। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट का जी से ग्रीन, ब्रिटेन से बी से ब्लू, हैड को नहीं लेना है, वेरी से वॉयलेट, जी से ग्रे, W से वाइट, ठीक है। और उसके बाद अगर अपने पास गोल्ड सिल्वर या कोई कलर नहीं दिया रहेगा तो प्लस माइनस अपने को 5%, 10% या 20% करना पड़ता है। ये जो है एरर बताता है कि कितना एरर है उस रजिस्टर में, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है, या फिर इसको QT/m भी बोल सकते हैं, Q चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम बाय M मास। अब बात करते हैं मिरर सिमेट्री की। मिरर सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लेते हैं, देखो ऐसा टाइप का कंडीशन दिया है, ये 2R ये 2R ये R और बीच में एक R, तो अगर मैं यहाँ बीच में मिरर लगाऊंगा तो क्या ये इसका मिरर इमेज दिखेगा? हाँ, मिरर इमेज दिखेगा। तो क्या होगा कि ये जो बीच का इक्विवेलेंट R रेजिस्टेंस है ये हट जाएगा सिंपली। ये मिरर सिमेट्री का रूल है। अब तुम लोग बोलोगे यार व्हीटस्टोन ब्रिज से भी तो ऐसा ही होता है, इसका रेशियो बाय इसका रेशियो अगर सेम आता है तो इसको हटा देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कब मना किया है, लेकिन मिरर सिमेट्री पहले आई थी व्हीटस्टोन ब्रिज के, तो ये मिरर सिमेट्री ऐसे होता है। अब बात करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री की। तो फोल्डिंग सिमेट्री बेसिकली कैसा रहता है, एक कॉपी दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ R यहाँ 2R यहाँ R यहाँ 2R। अब क्या होगा कि ये R इसका मिरर इमेज नहीं दिख रहा है, देखो दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ R है यहाँ 2R है, मिरर इमेज तो नहीं है। तो क्या होगा कि अगर मैं ये R और ये 2R, ये R और ये 2R दोनों ही मिरर इमेज दिख रहे हैं, तो अब जो है मैं ऐसे है ना, ऊपर R2R है नीचे R2R है, अब मैं क्या करूँगा ऐसे करके ऐसे बंद कर दूंगा इसको, ठीक है। ऐसे बंद कर दूंगा तो क्या होगा, ये जो R है इस R के साथ चला मतलब पैरेलल बन जाएगा, ये 2R इस 2R के साथ पैरेलल बन जाएगा। सॉल्व करूंगा तो R/2 और ये R आ जाएगा। इसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की। तो अगर मैं सेल को जोड़ूं तो सेल के साथ उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में जुड़ जाएगा, बिल्कुल। तो E1 E2 E3 सब सीरीज में, और R1 R2 R3 भी सीरीज में आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट EMF जो है E1 + E2 + E3 आ जाता है, और IR इक्विवेलेंट जो है I टाइम्स ऑफ R1 + R2 + R3 आ जाता है। और जो करंट मेन अगर निकालूं तो NE/NR + RE आ जाता है, अगर ये R1 = R2 = R3 है और E1 = E2 = E3 है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तभी ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग की। तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है कि E1 और E2 को पैरेलल में जोड़ देते हो तो उनका रेजिस्टेंस भी पैरेलल में जुड़ जाता है। तो इक्विवेलेंट EMF क्या आता है, E1/R1 + E2/R2 VR1 + VR2। अब V क्या होता है, V = IR, तो IR1 + IR2 होता है वहाँ पे बेसिकली। और अगर E1 = E2 और R1 = R2 है तो NE/R + r इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है मैं आगे की बात बताता हूँ। देखते हैं मित्रों मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या, अभी तक अपन किसी भी सेल को सीरीज में लगा रहे थे या फिर लगा रहे थे पैरेलल में, लेकिन अब जो है अपन सीरीज में भी लगाएंगे और उन सीरीज वालों को पैरेलल में लगा देंगे। मतलब मैं बहुत सारे सेल लिया, सीरीज में लगाया, ये n तक गया, ये है E1 ये है E2 ऐसे करके, ठीक है। वैसे फिर ऐसे एक और लाइन लिया और एक और लाइन लिया और एक और लाइन लिया, अप टू M लाइन्स तक जाता रहा। कितने सेल्स लगाया मैं, एक लाइन में N सेल्स, और उतने जो N सेल्स है उनको कितनी बार लगाया, M टाइम्स लगाया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट EMF मेरे पास क्या हो गया, N टाइम्स ऑफ E हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R + NR/M हो गया। सब कहाँ से आ रहा है, ये काले जादू से आ रहा है क्या? नहीं, ये सब जो चीज़ें हैं इन सबको पहले डिराइव किया जा चुका है, जब मेरा फुल लेक्चर्स देख लेना इन सब का, ठीक है। और
आई जो है वो हो जाएगा mne/mr+nr। अब इन सब कंडीशन में ये सब जो लगा रहे हैं अपन, इसके लिए E1 = E2 = E3 लेना है, और R1 = R2 = R3 ये लोगे तभी ये सब जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू इस करंट की होने वाली है Ne/2 टाइम्स ऑफ R। ये है मिक्स्ड ग्रुपिंग का फंडा। अब बात करते हैं पावर की। तो पावर बेसिकली क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है? एनर्जी बेसिकली V.dq होता है। V क्या है? पोटेंशियल। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी करेंगे तो V.dq/dt हो जाएगा। अब dq/dt होता है करंट, तो P = VI आ गया यहाँ से। अब I की वैल्यू डाल दूंगा V/R, तो यहाँ से V²/R आ जाएगा, और थोड़ा सा इधर उधर करूंगा तो I² आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास पावर के 3 फॉर्मूले बन गए। ठीक है। अब एनर्जी डिसिपेटेड रेजिस्टर, मतलब हीटिंग वाला जो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट है ना, उसको देखते हैं। तो उसमें जो है एनर्जी क्या होता है? P = d/dt, तो E = इंटीग्रेशन ऑफ P.dt होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन करेगा तो I²RT/V²/RT = VIT। 3 फॉर्मूला यहाँ एनर्जी के मिल गई। अब कोई भी अगर बल्ब है तो उसमें ब्राइटनेस कब ज़्यादा होगा? जितना ज़्यादा पावर वो कंज्यूम करेगा। अब ये चीज़ तुम लोगों को क्वेश्चन में काम आएगी, ये जो चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज एक डिवाइस रहता है जिसमें ये शंट रेजिस्टेंस S की वैल्यू पता करनी रहती है, और यहाँ से मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू चूज करता हूँ। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर रहता है और जॉकी रहता है, वहाँ से अपने को बैलेंसिंग लेंथ चेक करना रहता है, जहाँ गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। ठीक है। तो उस बैलेंसिंग लेंथ पे मान लेते हैं, ये पे वो बैलेंसिंग लेंथ आया, तो S/L = R/100 - L। एक सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा S/L ये वाला, ये रेजिस्टेंस बाई इसका रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस अपॉन 100 - L का रेजिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। ये किसका कंडीशन है? मीटर ब्रिज का कंडीशन है। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 और ये R4 है, ऐसे 4 रेजिस्टेंस दिए और बीच में एक रेजिस्टेंस दिया है, और अगर मैं किसी प्रकार से इस R1/R2 को R3/R4 के इक्वल कर दूं, तो क्या होगा कि ये होने के कारण से मेरे R में जो है, ये वाले जो बीच वाले रेजिस्टेंस है में है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये रेजिस्टेंस एक्टिव नहीं रहेगा। एक्टिव नहीं रहेगा मतलब इसको तुम लोग इस सर्किट में रखो ना रखो एक ही मतलब है। ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। तो गैल्वेनोमीटर से अपन वोल्ट मीटर का कन्वर्जन करने वाले हैं। तो ये बेसिकली मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी पढ़ सकते हैं या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ाता हूँ इसको। तो होता क्या है कि मान लेते हैं एक बल्ब है, उसमें गैल्वेनोमीटर लगाएं और गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिए, तो ये जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ जो है ये एज एन एमीटर एक्ट करने लगेगी विद एन वोल्टेज V = Ig × R+G। ठीक है। अब कन्वर्जन फ्लो, एक सेकेंड, ये वोल्ट मीटर, सॉरी, एज ए वोल्ट मीटर एक्ट करने लग जाएगी V। अब गैल्वेनोमीटर से अपन एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं एक शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ दूं, तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस R इतना आ जाएगा, और जो एमीटर की तरह एक्ट करेगा, और I जो है मेरे पास इतना आ जाएगा। होप इतना क्लियर है। अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। तो पोटेंशियोमीटर में क्या रहता है? एक EMF यहाँ लगे रहता है, यहाँ से एक पॉइंट रहता है, और एक लंबा सा वायर रहता है 400 से 500 मीटर का। उसमें अपने को बैलेंसिंग लेंथ खोजना रहता है, और ये जो 3 चीज़ है इसका वैल्यू मिल जाता है। दैट इज VAC, A से C तक के पोटेंशियल निकालना है तो VX/L। X क्या है? A से C तक का लेंथ, L क्या है? टोटल लेंथ। ठीक है। अब ये V/L क्या है? इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं क्या? हाँ बोलते हैं। और अगर यहाँ पे ये E1 दिया है और इसी के साथ एक और मैं E2 लगाता और यहाँ गैल्वेनोमीटर लेता और लेंथ ढूंढता, तो E1/E2 जब EMFs को देखना रहता है तो वो क्या आ जाता है? L1/L2 आ जाता है। ठीक है। ये हो गए सारे फॉर्मूलेस क्लियर। होप इतना क्लियर होगा। क्लियर होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।